नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है। उसमें कई सारे लोग सफल भी हुए हैं, कई सारे लोग असफल भी हुए हैं। जो लोग सफल हुए हैं उन्हें मैं दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जो लोग असफल हुए हैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जी जान लगा दीजिए अपना, और 2026 में कुछ भी हो जाए बस क्रैक करना है। दिल में यही एक आत्मविश्वास होना चाहिए। भूल जाइए कि आपके पास्ट में क्या हुआ, आपने कैसे क्या किया और कितनी मेहनत की। भूल जाइए, ऐसा सोचिए कि जैसे आपने कुछ किया ही नहीं था। क्योंकि हम कहीं भी प्रॉब्लम में तभी आते हैं जब हमसे कोई गलती होती है। तो हम कोशिश सिर्फ इतनी ही कर सकते हैं कि जो गलतियां हमसे हुई हैं उन्हें हम दोहराएं ना। इसीलिए मैं अभय प्रताप आप सभी लोगों के लिए राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें हम संपूर्ण भारतीय संविधान को संपूर्ण भारतीय संविधान को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले इन चीजों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि अगर हम बिना ये सब सोचे ही अगर किसी भी चीज में या किसी भी दौड़ में शामिल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम शायद जीत नहीं पाएंगे। तो हमें बस इतना ही कोशिश करना है कि हाँ हम जीतें, और जीतने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को इतनी मजबूत करना है और इतनी मेहनत करनी है। अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए एकदम अपना जी जान झोंक देना है। क्योंकि सफल वही इंसान होता है जो मेहनत करता है। तो इसी दौड़ में मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान को लेके आया हूं, इसमें हम कॉन्सेप्ट और फैक्ट सभी को देखने का और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाऊं, और मुझसे जितना भी सरल हो सकेगा, जितना भी मैं प्रयास करूंगा, जितना भी मुझसे सरल हो सकेगा, मैं उतनी सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज हम ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस में हमें भारतीय संविधान में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। उसके बाद में कल से हम कंटिन्यू करेंगे और एक एक चीजों को समझेंगे, उसकी सारी विशेषताओं को समझेंगे। उसमें सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, जैसा आप लोग चाहेंगे। हाँ, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि हाँ आपसे ये गलती हुई है। मैं कोई टीचर बनने का ख्वाब नहीं देख रहा हूं, मैं बस आपका एक दोस्त हूं, और एक दोस्त न होने के नाते आपके सफलता में कुछ अंश जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना देने का प्रयास करूंगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, मैं सभी चीजों को आप लोगों के पास में लेके आऊंगा धीरे धीरे। और मैं कोशिश करूंगा कि जब हमारा जैसे जैसे प्रीलिम्स का टाइम आएगा तो हम सारी चीजों को एक बार पुनः करंट अफेयर से अपडेट करके देखने का प्रयास करेंगे। मुझे जरूरत है तो सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर मेरा सपोर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले जो देखना है वो देखना है संविधान की मूलभूत अवधारणाएं। इसमें हम सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे संविधान सभा और संविधान का निर्माण। हम संविधान का निर्माण जहां से स्टार्ट हुआ, जहां से संविधान को बनाने की मांग आरंभ हुई, हम सभी चीजों को एक एक कर देखेंगे, फैक्ट के साथ में देखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ में देखेंगे। अब विश्वास कीजिए, मैं अपना 100% दूंगा
बस मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरी साथ में उतना ही आप लोग प्रयास करें जितनी कि मैं प्रयास करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में हम देखेंगे भारतीय संविधान और उसकी विशेषता, कैसा है भारतीय संविधान और क्या क्या चीजें हैं भारतीय संविधान में, हम सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे प्रस्तावना। इसमें बहुत सारे शब्द हैं, उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना की क्या भूमिका है हमारे संविधान में, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे नागरिकता, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसे दो हिस्सों में अंग्रेजों ने तोड़ दिया, एक बना पाकिस्तान और एक बना भारत। इसमें पाकिस्तान जो था वो धर्म के आधार पे बना एक राष्ट्र था, जबकि भारत एक सेकुलर कंट्री था। तो हम देखें तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ा। तो भारत के सामने एक चुनौती आ गई, क्योंकि भारत हमेशा से एक विविधता वाला देश रहा है। तो भारत के सामने एक चुनौती आ गई कि हाँ, अब हम किसे अपना नागरिक समझें, किसे अपना नागरिक ना समझें और कैसे हम उन्हें नागरिकता दें। तो इन सब चीजों के लिए एक प्रावधान किया गया 1955 में, और उस प्रावधान में नागरिकता से संबंधित उसमें प्रावधान डाले गए। साथ साथ में आर्टिकल 5 से और 11 में नागरिकता से संबंधित हमारे संविधान में प्रावधान है, जिसमें है कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, व्यवहार करते हैं या राष्ट्र अगर युद्ध में है और आप किसी दूसरे देश के साथ में किसी सीक्रेट चीज को शेयर करने की प्रयास करते हैं तो कैसे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। इन सब चीजों का इसमें प्रावधान दिया हुआ है, जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हम देखेंगे समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, मूल अधिकार और अस्पृश्यता का अधिकार। हम सभी चीजों को एक एक कर समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का अधिकार, हम इन्हीं सब चीजों को इसमें मतलब मौलिक अधिकार में हम इन सभी चीजों को इंक्लूड करके और पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को कई चरणों में विभाजित किया गया है, जैसे गांधीवादी, समाजवादी। तो इन सब चीजों को हम पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे, और हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो गांधीवादी विचारधारा से हैं, कौन कौन से हैं जो समाजवादी विचारधारा से हैं। हम इन सभी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य, जिसे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो हम इसे देखने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद में हम जो चीजें देखने का प्रयास करेंगे वो है राष्ट्रपति। हम इसमें देखेंगे राष्ट्रपति को कि कैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, कैसे कितना राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, और राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति बन के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, हम ये चीज समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, हम इन्हें देखने का प्रयास करेंगे, और भी सारी चीजों को समझने का। तो हम देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में कि कैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कितने प्रस्तावक होने चाहिए, कितने अनुमोदक होने चाहिए, हम ये सभी चीजें देखेंगे। हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति किस किस लोगों को नियुक्त करता है, ये सब देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जिसमें हम देखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उनसे संबंधित अनुच्छेद, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, किसकी सलाह पे करता है, हम ये देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे संसद। संसद में हम देखेंगे लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा।
सभा, लोकसभा और राज्यसभा, और इनसे संबंधित प्रावधानों को हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका में हम देखेंगे राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर और ब्लॉक के स्तर पर। उसके बाद में हम देखेंगे राज्य। राज्य में हम देखेंगे राज्यपाल को, राज्यपाल को मुख्य मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को देखेंगे और अन्य मंत्रिपरिषद को देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे केंद्र और राज्य संबंध। इसमें हम देखेंगे केंद्र के पास क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या शक्तियां राज्य के पास हैं, हम ये सब चीजें देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था, जिसे हमारे भारतीय संविधान संशोधन में 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। और चाहे आप स्टेट पीएससी का एग्जाम देख लीजिए, चाहे यूपीएससी का एग्जाम देख लीजिए, ये जो चैप्टर है ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड चैप्टर माना जाता है। यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही हैं, तो इसे हम काफी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। साथ में आप देखेंगे अगर जो तो संसद और राष्ट्रपति और न्यायपालिका, ये सब जो चैप्टर हैं ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन्हें हम जितना बारीकी से और जितना अच्छी तरीके से हो सकेगा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे केंद्र और केंद्र राज्य संबंध, हम देखने का प्रयास करेंगे केंद्र राज्य संबंध। इसमें हम देखेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या मतलब केंद्र की शक्तियां हैं, क्या क्या राज्य की शक्तियां हैं, हम इसे देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था। उसके बाद हम देखने के प्रयास करेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें हम जो दिल्ली से संबंधित प्रावधान है उसे हम देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उसमें प्रशासन किस प्रकार का होता है। हम सभी चीजों को बेहद अच्छी तरीके से समझने का और काफी सरल तरीके से उसे अपने माइंड में फिट करने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो आप लोगों को कहीं और भी से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझसे जितना अच्छा हो सकेगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को कंफर्म करने की मैं प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों ने सिलेबस देख लिया है, और जब भी आप लोग क्लास करने बैठे तो आप लोग इतना ध्यान रखें, मैं ज्यादा महंगी नहीं कहता हूं, लेकिन हाँ आपके हाथ में एक रफ कॉपी और एक पेन होना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ किसी क्लास को देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि हम जो चीज सुनते हैं उसे कितनी देर तक याद रख सकते हैं, एक दिन, 2 दिन, या मान लीजिए 1 हफ्ते तक, उसके बाद में हम भूल जाएंगे, क्योंकि हम मानव हैं, कोई कंप्यूटर नहीं है कि हाँ हमें हर चीजें समझ में ही आ जाएंगी। तो हमें इन सब चीजों का काफी ध्यान रखना है। तो इसलिए आप लोग एक रफ कॉपी रखेंगे और जो चीजें मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा उसे आप लोग कोशिश करेंगे कि समझने के साथ साथ में लिखते भी रहें। तो आज मैंने आप लोगों को सिर्फ सिलेबस बताया है और बताया है कि हाँ मतलब कहाँ कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा आप लोगों को नहीं बताया है, जो मैं हम बता दूं कि मौलिक अधिकार, उससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, और अगर पीसीएस की बात करें तो उसमें तो मौलिक कर्तव्य से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इन सभी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और हम कल से कंटिन्यू करेंगे
और सभी चीजों को पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फिर कल इसी में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।